भारत के इतिहास की बात करें तो मुगलों का जिक्र किए बिना ये अधूरा ही रहेगा। सोचिए, 300 से भी ज्यादा साल, इतने लंबे वक्त तक उन्होंने इस धरती पर राज किया और पीछे छोड़ गए एक ऐसी विरासत जिस पर आज भी सही और गलत की बहस छिड़ी रहती है। तो सवाल सीधा सा है, आखिर ये हुआ कैसे? एक विदेशी ताकत और भारत पर 300 साल से भी ज्यादा का शासन, ये कैसे मुमकिन हुआ? तो क्या थे वो सिर्फ हमलावर जो यहाँ की दौलत के लालच में आए थे, या फिर एम्पायर बिल्डर्स जिन्होंने यहीं बसकर एक नई पहचान गढ़ी? देखिए, आए तो वो फौजी जीत के साथ थे, लेकिन उन्होंने सदियों तक राज किया और पीछे क्या छोड़ा? आर्किटेक्चर के ऐसे अजूबे जो आज भी हैरान करते हैं। आइए इस पूरी कहानी की परतों को खोलते हैं। इस पूरे 300 साल के शासन की कहानी असल में एक ही इंसान से शुरू होती है। एक ऐसा शख्स कि अगर वो हिंदुस्तान नहीं आता तो शायद न मुगल साम्राज्य होता, न ताजमहल होता और न ही दिल्ली का लाल किला। और ये शख्स था बाबर, पूरा नाम ज़हीरुद्दीन मोहम्मद। अब देखिए, उसकी नसों में तैमूर और चंगेज़ खान जैसे बड़े बड़े विजेताओं का खून दौड़ रहा था। लेकिन किस्मत देखिए, वो फरगाना जो आज का उज़्बेकिस्तान है, वहां से निकाला गया एक शहजादा था। उसे अपना खुद का साम्राज्य बनाना था और उसकी नजरें टिकी थी भारत पर, जो उस जमाने में सोने की चिड़िया कहलाता था। और जानते हैं, भारत आने का ये मौका उसे मिला कहां से? कहीं बाहर से नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के अंदर से ही। दिल्ली के सुल्तान थे इब्राहिम लोधी और उनके अपने ही लोग उनसे खुश नहीं थे। यहां तक कि लोधी के अपने चाचा ने ही कुछ दूसरे रईसों के साथ मिलकर बाबर को न्योता भेज दिया कि आओ हमला करो। अब बाबर को इससे अच्छा मौका कहां मिलता? तो बस यहीं से शुरू होती है मुगलों की जीत की कहानी। और इस कहानी का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी मोड़ था पानीपत की पहली लड़ाई। अब जरा फर्क देखिए, एक तरफ बाबर जिसके पास मुश्किल से 12,000 सैनिक, और दूसरी तरफ इब्राहिम लोदी जिसकी फौज में 1 लाख से भी ज्यादा सिपाही थे। मतलब ये तो सीधे सीधे डेविड और गोलियत वाली लड़ाई थी। तो सवाल यह है कि बाबर ने यह नामुमकिन सी लड़ाई जीती तो जीती कैसे? जवाब है दिमाग से। उसने सिर्फ ताकत का नहीं, एक कमाल की स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल किया। उसने क्या किया? पहले तो दुश्मन को एक ही रास्ते पर लाने के लिए एक बड़ी सी खाई खोद दी, फिर बैलगाड़ियों को चमड़े से बांधकर एक दीवार खड़ी कर दी, और फिर खेला अपना सबसे बड़ा पत्ता, तोपें और बारूद। ये ऐसी चीज थी जो भारत की लड़ाई में पहली बार इस्तेमाल हो रही थी। ऊपर से उसके तीरंदाज जो हर 5 सेकंड में एक तीर चला सकते थे, वो अलग। और फिर आया वो दिन, 21 अप्रैल 1526। पानीपत के मैदान में बाबर की रणनीति काम कर गई। जैसे तोपें गरजी, उनकी आवाज से लोधी के जो जंगी हाथी थे वो बुरी तरह डर गए, और डर के मारे उन्होंने अपनी ही सेना को रौंदना शुरू कर दिया। बस खेल खत्म, इब्राहिम लोधी मारा गया और दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई। तो देखिए, बाबर ने तो नींव रख दी थी, लेकिन इस विशाल साम्राज्य को असल में आगे बढ़ाया उसके वंशजों ने, जिन्हें हम आज ग्रेट मुगल्स या महान मुगल के नाम से जानते हैं। बाबर के बाद आया हुमायूं, फिर सिर्फ 13 साल की उम्र में गद्दी पर बैठा अकबर, उसके बाद आया जहांगीर, फिर वो महान बिल्डर शाहजहां, और इस कड़ी में आखिरी बड़ा नाम था औरंगजेब। हाँ, तो नींव तो बाबर ने रखी, लेकिन इस साम्राज्य का जो असली आर्किटेक्ट था वो कोई और था, और वो था अकबर। कमाल की बात यह है कि वो पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन सोच में बहुत आगे था। उसने आते ही जजिया टैक्स खत्म कर दिया। ये वो टैक्स था जो गैर मुस्लिमों को देना पड़ता था। सोचिए, इस एक फैसले ने कितने ही लोगों का दिल जीत लिया होगा। फिर उसने चित्तौड़ जैसे बड़े बड़े राजपूत किलों पर फतह हासिल की और अपने साम्राज्य को 25 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक फैला दिया। और हाँ, फतेहपुर सीकरी जैसा खूबसूरत शहर भी उसी ने बनवाया। अकबर के बाद आया उसका बेटा जहांगीर। उसके राज में सब कुछ काफ़ी शांत था, बॉर्डर वगैरह सब स्टेबल थे। उसका दरबार आर्ट और कल्चर का सेंटर था। लेकिन जहांगीर ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने आने वाले कल की पूरी कहानी ही बदल दी। उसने अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की इजाज़त दे दी। खैर, जहांगीर के बाद आया शाहजहां का दौर, और ये वो वक्त था जब मुगल आर्ट और आर्किटेक्चर अपने पीक पर, मतलब बिल्कुल शिखर पर पहुंच गया। सही मायनों में ये मुगल साम्राज्य का गोल्डन एज था। कला, इमारतें, सब तो कमाल का था ही, पर इकोनॉमी के मामले में भी हिंदुस्तान का कोई मुकाबला नहीं था। अंदाजा लगाइए, उस वक्त दुनिया का 1/4 सामान अकेले भारत में बनता था, और इसी बेशुमार दौलत और शानो शौकत का नतीजा था ताजमहल, दिल्ली का लाल किला और वो दुनिया भर में मशहूर पीकॉक थ्रोन यानी मयूर सिंहासन। लेकिन कहते हैं ना,
हर बुलंदी के बाद ढलान आती है। मुगल साम्राज्य के पतन यानी उसके गिरने की शुरुआत हुई औरंगजेब के साथ। एक ऐसा बादशाह जो अपने पुरखों से बिल्कुल अलग था। वो सत्ता के लिए किस हद तक जा सकता था, इसका अंदाजा बस इसी बात से लगा लीजिए कि उसने अपने बूढ़े पिता शाहजहां को कैद कर लिया और अपने ही भाई की जान ले ली। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने अपने भाई दारा शिकोह का कटा हुआ सिर थाल में सजाकर अपने कैदी पिता को तोहफे में भेजा। अकबर और औरंगजेब की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ अकबर था जो सबको साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहा था, दूसरी तरफ औरंगजेब जो इस्लामी कानून को बहुत सख्ती से लागू करना चाहता था। उसने अकबर का हटाया हुआ जजिया टैक्स वापस लगा दिया, कई मंदिर तोड़ने के हुक्म दिए। नतीजा ये हुआ कि जो राजपूत और मराठा कभी मुगलों के साथ थे, वो अब दुश्मन बन गए और देखते ही देखते पूरे साम्राज्य में बगावत की आग फैल गई। औरंगजेब की मौत के बाद ये विशाल साम्राज्य धीरे धीरे बिखरने लगा। उसके बाद जो भी बादशाह आए वो बहुत कमजोर साबित हुए, साम्राज्य के टुकड़े होने लगे। और याद है वो ईस्ट इंडिया कंपनी जिसे जहांगीर ने इजाजत दी थी, हाँ, वो अब बहुत ताकतवर हो चुकी थी। कहानी के आखिर में बचे बहादुर शाह जफर द्वितीय, जो सिर्फ नाम के बादशाह थे। और फिर साल आया 1857 का, जब मुगल साम्राज्य का सूरज हमेशा के लिए डूब गया। तो आखिर में बचता क्या है? विजेताओं, कवियों और आर्किटेक्ट्स का ये साम्राज्य, इसकी असली विरासत क्या है? क्या हम उन्हें सिर्फ हमलावर माने, या एक ऐसी ताकत जिसने इस देश को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया? शायद इसका कोई एक सीधा जवाब नहीं है। जवाब तो इतिहास की इन गहरी परतों में ही कहीं छिपा है।